नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू। कल होगा सबसे बड़ा फैसला। एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी बनेगी सरकार। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। एग्जिट पोल पर सामने आई सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया। कहा 4 जून को तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में छेड़छाड़ की कही बात। काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने दिया विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब। ईवीएम, बैलेट पेपर की गिनती और वोट प्रतिशत पर विपक्ष को दिखाया आईना। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का दिया बड़ा आदेश। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। 20 मिनट तक हुई बात। अमित शाह से सिर्फ फोन पर हुई बात। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस कुछ ही घंटों का और इंतजार, उसके बाद सबसे बड़ा फैसला सामने आने वाला है। लोकसभा चुनाव के कल नतीजे सामने आएंगे। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कल आखिरकार ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार, किनके सिर पर जीत का ताज सजेगा, किनकी हार और जमानत जब्त होगी। सब कुछ साफ हो जाएगा। वोटों की गिनती को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि नतीजे क्या होंगे। नेताओं के दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो गई है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े तमाम चैनलों में आए, हमने भी दिखाए, क्या ये नतीजों में तब्दील होगा? देखिए, बिल्कुल तब्दील होगा और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के इस चुनाव के ऊपर है। खास करके जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका है, चाइना है, पूरा यूरोप है, जितने भी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो ये देखना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है या प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मतलब ये है कि एक सशक्त भारत, एक बहुत ही डिटरमाइंड फॉरेन पॉलिसी और हिंदुस्तान को आगे ले जाने के जज्बे के साथ ये सरकार 5 साल के लिए काम करेगी, जहां कोई कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। चुनाव का फैसला नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला हो रहा है। और सबसे जो दुखद बात है वो ये कि अभी तक विपक्ष में एक भी नेता ऐसा नहीं मिला जिसने सामने आकर के ये कहा हो कि चुनाव हो गए, एग्जिट पोल आ गए, अब जनता का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। किसी ने अभी तक कहा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके मन में चोर है। और इसलिए आपने अपनी खबर में जो सुनाई एक बात कि 3 लेयर की सिक्योरिटी, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यह सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। यह सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं कि कल विपक्ष यही आंदोलनजीवियों, पीएफआई के नेटवर्क, ये शाहीन बाग करने वाले आंदोलनजीवी जो परजीवी हैं, जो आंदोलन करके ही जीवित रहते हैं, उनके साथ मिलकर देश में कुछ बड़ा उपद्रव करने की सोच में है और ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड शुरू होगा। जी, तो कल वोटों की गिनती होगी, पर नतीजों से पहले सामने आए एग्जिट पोल ने सभी विपक्षी पार्टियों की होश उड़ा रखी है। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में एग्जिट पोल को नकार दिया। तो वहीं आज सोनिया गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सामने आए एग्जिट पोल पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें तभी मिल सकती है जब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई हो। मतलब नतीजों से पहले अब विपक्ष ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। अभी काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई और कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई होगी। देखिए,
चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तमाम इस तरह के लोग ये सवाल खड़े करना चाह रहे हैं रिजल्ट के ऊपर, हिंदुस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, ये प्रोपेगेंडा फैलाना, पता नहीं कौन पैसे देता है इनको, किन के लिए काम करते हैं ये लोग। ये देशद्रोहियों से कम नहीं है, टेररिस्टों से ज्यादा खतरनाक है ये लोग। आप कह रहे हो कि लोग क्रांति के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्शियल है, आप कह रहे हो कि ईवीएम मशीन ठीक नहीं है। भाई इतना नुकसान तो टेररिस्ट लोग नहीं करते, जो हिंदुस्तान का ये लोग नुकसान करते कि इस तरह की वाहियात बातों से। कर्नाटक में जीत होती है इस दिग्विजय सिंह, इस तरह के लोग राजनीतिक जीवन में क्यों हैं पता नहीं। जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम बहुत बढ़िया, जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल अच्छे से काम करता है। जब दिल्ली में केजरीवाल जीतता है तो बहुत अच्छा, बहुत राफ साफ चुनाव किए गए। ममता बनर्जी जीतती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया। और जब हार होती है, जब हारने की निशानी आपको समझ में आती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस तरह के लोग खतरनाक हैं, देशद्रोहियों से ये कम नहीं है। जी, तो कल नतीजे सामने आएंगे, पर उससे पहले विपक्ष का रोना और आरोप लगाना शुरू हो चुका है। साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब भी दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन सारे सवालों का जवाब दिया जिसे विपक्ष की ओर से बार बार उठाया जा रहा था। इसमें ईवीएम, बैलेट पेपर की गिनती और वोट प्रतिशत बढ़ने का मामला शामिल है। सीसी राजीव कुमार ने माना कि हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया गया, जिसे समझने में हमसे भूल हुई। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई, पहले वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए गए, फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, फिर 17C को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई और अब ARO के बारे में झूठ का गुब्बारा उड़ाया गया। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों को आज करारा जवाब चुनाव आयोग से मिला है। कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज तो चुनाव आयोग ने सबका जवाब दे दिया। देखिए, इस देश में झूठ बोलना पाप तो जरूर माना जाता है, लेकिन अपराध नहीं है। और इस तरह का झूठ, इस तरह के आरोप और संवैधानिक संस्थानों के ऊपर लगाते हैं, उसके लिए कोई जेल नहीं है। नहीं तो पकड़ पकड़ के ये जयराम रमेश और इसके चट्टे बट्टों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। एक सवाल पूछा गया, कल बहुत भाषण दे रहे थे ये जयराम रमेश आकर के, कि अमित शाह ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर्स को जो फोन करके हड़काया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कौन है? अभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है कि कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई लीडर, वो रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके किसी तरह की कोई मदद या किसी तरह की कोई बात कर रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जयराम रमेश, झूठ का पुलिंदा जो तुम जो गंदगी फैलाए वो सोशल मीडिया के ऊपर, उसका जवाब दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अमित शाह ने 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स को कॉल किए, दुबक गया, वापस जवाब दिया कि 7 दिन का वक्त दीजिए, मैं जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा, आज शाम तक 7 बजे तक आप जवाब दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पास न कोई सबूत होगा, न कोई जवाब होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस देश में झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए न कोई सजा होगी, न कुछ होगा। लेकिन देशद्रोहियों की तरह ये लोग इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने में सफल हो जाएंगे। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के अफवाहबाज नेताओं, सोशल वर्कर, वकीलों, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अब बात करते हैं नतीजों से पहले दिल्ली में जल संकट को लेकर फंसी केजरीवाल सरकार की। दिल्ली में जल संकट गहराने लगा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए और ज्यादा पानी छोड़ने का तत्काल निर्देश दे। वहीं इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मौजूद रही। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 5 जून को केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार की आपातकालीन बैठक होगी। कैसे बैकफुट पे है केजरीवाल सरकार? भाई, जल विभाग तो केजरीवाल के पास है,
है। दिल्ली का बेटा वो तो गया तिहाड़, तो बेटा चला गया तो बेटी यहां पे मंत्री बनी हुई है। ये कामचोर लोग हैं, इनको मालूम नहीं है गर्मी के समय पानी की किल्लत होती है। और जब कभी भी कोई इनकी फेलियर होगी तो हरियाणा नहीं हो कर रहा, तो पंजाब नहीं कर रहा, तो फिर हिमाचल से कुछ नहीं हो रहा, नेपाल से कुछ रोक दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में दिक्कत है, तो राजस्थान। ये टोपी पहनाए जनता को, और जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगता है ये टोपी ट्रांसफर कर देते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है। दिल्ली की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया गया है पिछले 8-9 सालों से, जिस तरह की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, आप जाइए दिल्ली में। शीला दीक्षित ने इतना अच्छा दिल्ली को बदल के रख दिया था। ये आदमी, ये सरकार, ये पार्टी दिल्ली को स्लम्स में बदल रही है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। पानी की दिक्कत है तो जज साहब को भी लगता है भाई पानी की दिक्कत होगी तो उनके घर में भी पानी नहीं आएगा। भाई किसी को अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? हर चीज में केंद्र सरकार चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करे केंद्र सरकार। दूसरे राज्यों की सरकार से आपको हर चीज की मदद चाहिए, और पेपर में, अखबार में छापोगे कि भाई आम आदमी पार्टी का मॉडल गवर्नेंस है। तो देखिए यही सब चलता रहेगा दिल्ली में। दिल्ली की जनता जो है, जैसे सरकार को, जिस तरह की सरकार को चुनेगी वैसी तो सरकार चलेगी। तो दिल्ली की जनता ने फ्रॉड्स लोगों को सिर पे बिठाया है, तो पानी की भी किल्लत होगी, बिजली की भी किल्लत होगी, गंदगी भी होगी, हैजा भी होगा, यहाँ डेंगू भी होगा, और सारी बीमारियां इस शहर को लगेंगी। जी, अब आज चुनावी नतीजों से पहले एक ऐसी मुलाकात की जिसको लेकर हलचल काफी तेज है। चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इसके बाद उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर भी जाना था, लेकिन अमित शाह ने उनसे बस फोन पर ही बात की। अब नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर हलचल काफी तेज है। ऐसे में अब कयासबाजी लगाई जा रही है कि अचानक नीतीश कुमार को दिल्ली आने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। मुलाकात हुई, क्या हुई बात? देखिए, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो ये कि वो यहां आए थे प्रधानमंत्री से ये कहने की इस इलेक्शन के बाद हमें बिहार में इलेक्शंस करवाने चाहिए, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, वी शुड गो फॉर एन इलेक्शन। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया और उस खीज में वो वापस चले गए। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये रियलाइज हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल अभी आया है। एग्जिट पोल में अच्छे प्रदर्शन की संभावना कम नज़र आ रही है। बिहार के अंदर में जहां पिछली बार ये लोग 39 सीट जीते थे, इस बार 10 कम, पिछले बार से 10 सीट जो है वो कम आने की संभावना ज़्यादा है, इन लोगों को भी मालूम है। और इस गलती की वजह, इस जो सीटों में कमी आई है उसकी वजह साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं किया होता। ये बात हम लोग कैपिटल टीवी लगातार शुरू से ही कह रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, नीतीश कुमार के साथ मिलके बिहार में फिर से 39 आएगा, 39 आएगा, 40 आएगा। हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे थे कि 10 सीट का नुकसान होगा एनडीए को, और ऐसा होता दिख रहा है। तो शायद वो गेम प्लान बना नहीं है। अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि जयराम रमेश ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि एनडीए गठबंधन के कुछ लोग, जो कुछ दल जो है हमारे संपर्क में है। तो वो कौन है भाई? नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? इसकी संभावना अब ज्यादा हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।